हेलो गाइस, मैंने अपने एक पिछला वीडियो स्टेबिलिटी ऑफ डैम ऑब्लिक रिटेनिंग वॉल पर अपलोड किया था। उम्मीद है आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। उसके बाद कुछ छात्रों की रिक्वेस्ट आई कि मैशनरी स्ट्रक्चर का बाकी भाग भी जो है उसका एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए इसका सेकेंड पार्ट रिटेनिंग वॉल का तैयार किया है और ये आगे आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, उसे आप लोग देखें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं मैशनरी स्ट्रक्चर रिटेनिंग वॉल का सेकेंड पार्ट। किसी भी संरचना पर जो लोड लगाए जाते हैं वे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सियल लोड और दूसरा इसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड का मतलब समझते हैं किसी कॉलम की जो अपनी एक्सिस होती है उसी के अलोंग अगर कोई फोर्स लगा हुआ है तो ये हमारा एक्सियल लोड कहलाता है। और एक्सियल लोड के कारण इस मेंबर के पूरे क्रॉस सेक्शन में समान प्रेशर यानी इक्वल प्रेशर इंटेंसिटी डेवलप होती है। तो जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो समान रहती है हर एक बिंदु पर एक्सियल लोड के कारण। और उस प्रेशर इंटेंसिटी का जो मान है एफडी स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस उसको बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, ये P अपॉन ए यानी अप्लाइड लोड बट ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। P अपॉन ए मीन्स है अप्लाइड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर। तो इससे हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस ज्ञात होता है और ये डायरेक्ट स्ट्रेस जो है इसके तली पर समान प्रतिबल है उत्पन्न करती है। इसका प्रतिबल आरेख आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये इसका प्रतिबल आरेख दर्शाया हुआ है। इसके बाद दूसरा होता है इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड का मतलब है ऐसा लोड जो कि उसकी मेंबर की जो अपनी अक्ष है, सेंट्रल एक्सिस है, उससे नहीं गुजरता है बल्कि उससे हट करके पास होता है। तो ये इसकी सेंटर से अक्ष, केंद्र से जाने वाली अक्ष है। इससे ये एक किनारे को हटकर बल लगा हुआ है। इसी को कहते हैं कि ये इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। इसके सेंटर में नहीं है, सेंटर से हट करके लोड लगा है, इसीलिए ये इसेंट्रिक लोड कहलाता है। अब ये कितना इसेंट्रिक है यानी इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है ये नापी जाती है इससे ये मध्य से कितना दूरी पर कार्य कर रहा है। तो मिडिल से इतनी जितनी डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर इस डिस्टेंस को स्मॉल ई लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्मॉल ई इसकी इसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो पी लोड हमारा ई इसेंट्रिसिटी पर कार्यरत है, तो ये लोड हमारा इसेंट्रिक लोड हो गया। अब इस इसेंट्रिक लोड के कारण जो इसमें प्रभाव होगा, प्रतिबल कैसे उत्पन्न होंगे, ये हमारा चूंकि मध्य में नहीं कार्य कर रहा है, ये एक तरफ को है, तो नेचुरल है कि इसमें तली पर जो दाब होंगे वो समान मात्रा में उत्पन्न नहीं होंगे, किसी एक तरफ ज़्यादा होंगे, दूसरी तरफ कम हो सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस के लिए हम इसी फिगर को यहाँ पर बनाते हैं दोबारा। पहले तो हमने एज इट इज यही बल यहाँ पर लगा दिया जैसा यहाँ पर लगा हुआ था। इसके बाद हमने दो बल लगाए इसके मिडिल पॉइंट पर, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर, और दोनों बल जो है वो उतनी ही मात्रा के हैं जितना कि ये बल P है। यानी P बल हमने यहाँ लगा दिया डाउनवर्ड और P बल ही एक अपवर्ड लगा दिया। अब हमने एक बल ये लगा दिया था, एक बल ये लगा दिया था, दोनों बल विपरीत दिशा में हैं और बराबर हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट 0 होगा। यानी परिणाम इसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा कि दो बल हमने ऐसे बराबर लगा दिए जो इस मेंबर को न तो ऊपर पुश करेंगे न नीचे को धकेलेंगे। तो इस तरह से रिजल्टेंट में हमारा केवल यही बल बचेगा, ये दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो ये हमने अपनी तरफ से एनालिसिस के लिए ये दो बल लगाए हुए हैं। अब इसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक पहला पार्ट में तो हम जो मिडिल में वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है इसको केवल यहीं छोड़ देते हैं। बाकी ये बल और ये बल हम अगले में पार्ट में लगा हुआ दर्शा देते हैं। तो
अंतर क्या हुआ, एक बल को हमने इस पर दर्शा दिया, बाकी ये दो बल है, एक इधर वाला और एक ये डाउनवर्ड वाला, ये दोनों बल हमारे इस पार्ट में दर्शा दिए। तो अब जरा दोनों का देखें, ये तो हमारा एक्सियल लोड की तरह से काम करने लगा है, इसके कारण जो दाब तीव्रता आएगी यहाँ नीचे प्रेशर इंटेंसिटी वो हमारी इक्वल होगी। लेकिन ये हमारा एसेंट्रिक लोड है, अब एसेंट्रिक लोड है, एक बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, एक बल यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत हों किसी मेंबर के ऊपर, तो ये एक कपल का निर्माण करते हैं, यानी वॉल्यूम का निर्माण करते हैं। और इस कपल की जो वैल्यू मान होता है, वॉल्यूम का मान जो होता है वो बल गुणे उनके बीच की लंबिक दूरी का गुणनफल, तो P इंटू बीच की E, ये इतना आघूर्ण कार्य करेगा। ये मूवमेंट हो गया जो, और इस मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस मेंबर को बेंड करने का प्रयास कर रहा है। तो ये मेंबर हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से मुड़ेगा, जब इस तरह से मुड़ेगा तो इधर इस साइड में कंप्रेशन आएगा और इस साइड में टेंशन आएगा, तो यहाँ पर कंप्रेशन और यहाँ पर टेंशन उत्पन्न होगा। इन्हीं प्रतिबलों को हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये प्रतिबल उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर इसके कारण, आघूर्ण के कारण, तो इधर हमने बताया था ये टेंशन उत्पन्न हो रहा है, इधर कंप्रेशन उत्पन्न हो रहा है, तो ये प्लस में दर्शाया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये नेचुरल है कि सबसे ज़्यादा किनारे पर होगा और केंद्र में जीरो होगा, इधर इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा माइनस में, और ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ये इक्वल इंटेंसिटी ये हमारी इसके कारण थी जो हमारा एक्सियल लोड कार्य कर रहा था। तो ये दो प्रकार के, एक तो आघूर्ण के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल, ये हमारे बेंडिंग स्ट्रेस कहलाते हैं। नमन के कारण उत्पन्न हुए हैं, बेंडिंग के कारण उत्पन्न हुए, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस हैं। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गए, ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गए। इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या उत्पन्न होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऐसे ही फिगर में जोड़ लीजिए, ये हमारा प्लस में है, इस सिरे पर ये माइनस में है। तो इसमें से जब प्लस बड़ा अगर है और ये माइनस का कम है तो इसमें से ये घट जाएगा और शेष कितना बचेगा, केवल ये थोड़ा सा जो भी बचेगा, घटाने पर जो संख्या बचेगी उतना दूरी, उतना ही प्रतिबल यहाँ पर प्लस का बच जाएगा अगर ये बड़ा है तो। और अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर जीरो बचेगा। अगर ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस में प्रतिबल शेष रह जाएगा। तो ये आकार, हमारा आकार जो है बदल सकता है इसके अनुसार कि इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा क्या है। लेकिन इसके दूसरे इस पेज पर देखें, दाहिने वाले फलक पर यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ पर भी कंप्रेशन है, तो नेचुरल ये दोनों जुड़ेंगे। जब जुड़ करके हमारा रिजल्टेंट इतना हो जाएगा, तो अधिकतम प्रतिबल हमारा इस फलक पर उत्पन्न हो रहा है और न्यूनतम प्रतिबल इस फलक पर उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा प्रतिबल आरेख हो गया, रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम हो गया। बस इसी को हम न्यूमेरिकल के पदों में, यही बेंडिंग मूवमेंट एम का मान क्या है, कैसे निकाला था, P इंटू E, वही लिखा हुआ है, बल गुणे बीच की दूरी, ये तो बेंडिंग मूवमेंट हो गया। और इसका जो Z होगा वो BD²/6 आप फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर जिस अक्ष के प्रति इसका भाव, जैसे यहाँ पर ये इधर को बेंड कर रहा है, इस डायरेक्शन बेंड कर रहा है, तो बॉटम से ये जो इस डायरेक्शन में एक्सिस होगी उसके परता इसका सेक्शन मॉडुलस लिया जाएगा। तो ये इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, जो भी बेस का एरिया हो। यहाँ पर एक बार देख लें, अगर हम बेस का एरिया ऐसे बना दें, यहाँ पर मान लीजिए इस पिलर की ये चौड़ाई ये इतनी है और ये चौड़ाई, ये भाग लंबाई इतनी हो गई, तो इसमें ये दो एक्सिस हो गई, एक ये हो गई और एक ये एक्सिस हो गई। तो इसमें जो Z होगा हमेशा इस एक्सिस पर निकाला जाएगा, क्योंकि बेंडिंग हमारी इस डायरेक्शन में हो रही, इधर कंप्रेशन और इधर टेंशन। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर हुई, बीच में ही आएगी। तो जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होती है उसी के अबाउट हम Z की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो Z यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला FB बराबर M/Z होता है, ये हम पीछे से भी जानते हैं, बेंडिंग वाले थोड़ी SOM में ये पड़ा हुआ है। तो इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये M/Z हो गई। और डायरेक्ट इसके बाद रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकाली जाती है, दोनों स्ट्रेस को जोड़ दीजिए। अगर हम दोनों स्ट्रेस को जोड़ देंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, यानी एक फलक पर निकालेंगे तो प्लस करेंगे और दूसरे फलक पर निकालेंगे तो वैल्यू माइनस होती है, इसीलिए FD प्लस माइनस FB इसको लिखा जाता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया। और इसी को हम FD को W/A ऊपर फार्मूले में टाइप किया हुआ है, और प्लस माइनस FB के लिए M/Z। तो हमारा ये एक बेसिक फार्मूला होता है, यहीं से हम
रिजल्टेंट स्ट्रेस इस केस में निकालते हैं जब इसेंट्रिक लोड प्रभावी होता है। इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट ये आता है कि इसेंट्रिसिटी इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए एक कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। ये कॉलम की एक भुजा है, ये कॉलम की दूसरी भुजा है, ये इन दोनों का सेंटर है कॉलम का सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान ली हमने। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर ये हमारा पी कार्य करेगा, जो लोड है, लोड यहाँ कार्य कर सकता था और लोड इस दिशा में भी हट सकता था, तो लोड इधर को हटाएं या इधर को हटाएं। और अगर हम दोनों दिशाओं में हटाना चाहते हैं तो लोड को इनके बीच में यहाँ लगा दें, तो लोड यहाँ लगाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ लगा देने का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ। तो ये एक्स डायरेक्शन की इसेंट्रिसिटी ई एक्स कहलाएगी, और ये वाई डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ, ये ई वाई कहलाएगा। तो ये दो इसेंट्रिसिटी हो गई, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरी वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे उनके मान यहाँ पर देख लें। एक तो एफ बी एक्स देखें, एक्स डायरेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी है इसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, फार्मूला तो एम अपॉन जेड होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसमें एम कौन सा लिया जाएगा, किसके अबाउट लिया जाएगा, यहाँ पर ये देखने की बात है। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट आप ले रहे हैं, तो इसी एक्स पर हम बेंड मूवमेंट का मान निकालेंगे। तो बेंड मूवमेंट कैसे निकलेगा, इसमें ये बेंड मूवमेंट निकलता है P इंटू ई एक्स, यानी इस दिशा में हम आघूर्ण लेंगे एक्स की डायरेक्शन में, तो एक्स दिशा में जो इसेंट्रिसिटी है उसका गुणा करेंगे P में, तो ये एम एक्स ज्ञात हो जाएगा। एम एक्स तो ये हो गया हमारा, खाली एम एक्स की वैल्यू ये हुई P इंटू ई एक्स और बटे जेड वाई बाई। अब जेड इसमें कौन सा लिया जाता है, जब इस दिशा में इसेंट्रिसिटी है तो आपको मालूम है कंप्रेशन इधर होगा, टेंशन जोन इधर होगा, और इस केस में न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगी, इसलिए जेड जो है वो जेड वाई बाई ही लिया जाएगा। इसमें जेड वाई बाई इसीलिए लिया गया है क्योंकि इस केस में इसेंट्रिसिटी इधर उधर हटने के कारण जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर आता है, तो वाई एक्सिस पर न्यूट्रल एक्सिस आने के कारण यहाँ पर जेड वाई का प्रयोग किया गया है, और जेड वाई का मान यहाँ पर निकाला जाएगा आई वाई वाई बटे एक्स। तो आई बटे आपने पढ़ा होगा जेड बराबर आई अपॉन वाई, इस तरह से पढ़ा, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपॉन ये वाई, मतलब सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर की दूरी, एक सिरे की अधिकतम दूरी। तो यहाँ पर जो भी केस होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर देखिए आई वाई वाई, यानी आई तो इस पर लिया जाएगा वाई वाई, क्योंकि जेड वाई वाई है, तो ये आई वाई वाई बटे दूरी कौन सी ली जाएगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी, या इधर से इधर तक की दूरी, तो दोनों बराबर हैं। इस दूरी को हमने एक्स मान लिया है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वर्ड लिखा है। अधिकतम यानी अक्ष से रिमोटेस्ट फाइबर की डिस्टेंस होती है, सबसे दूर स्थित बिंदु की दूरी, तो वो है एक्स। तो आई बटे वाई करके ये हम फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं, एफ बी एक्स ये है, और इसी तरीके से एफ बी वाई। अब ये हमारा वाई डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो एम वाई बटे जेड एक्स एक्स, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। एम वाई का मान हो जाएगा पी इंटू ई वाई, पी में इस ई वाई का गुणा करेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितनी इसेंट्रिसिटी है उसके कारण आघूर्ण आएगा पी इंटू ई वाई, और आई एक्स एक्स बटे वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो आई एक्स एक्स तो इस पर लिया जाएगा, और फिर दूरी कौन सी नापी जाएगी, ये नापी जाएगी इस अक्ष से रिमोट फाइबर की दूरी। तो ये एक तरफ इधर या इधर दोनों बराबर हैं, इसको हमने वाई माना हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाई लिखा हुआ। तो ये हम दो पहले ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पॉइंट ए पर विचार करते हैं, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पर कौन कौन से स्ट्रेस प्रतिबल उत्पन्न होंगे, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, ये तो कॉमन है, यानी इसके कारण समान रूप से सभी में प्रतिबल हर एक बिंदु पर बराबर होगा, तो ये P अपॉन ए प्रतिबल यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, इस दिशा में इसेंट्रिसिटी यानी एक्स अक्ष की दिशा में जो इसेंट्रिसिटी है इसके कारण जो प्रतिबल ये उत्पन्न हुआ है, ये यहाँ पर
कंप्रेशन होगा। तो जब ये कंप्रेशन होगा इसका मतलब ये प्लस है, तो ये भी प्लस लिया गया। ये वैल्यू जो है एफ बी एक्स का मान यानी इस पद का मान ये प्लस ले लिया गया। और इसके बाद जो वाई डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी है, जरा यहाँ देखिए, वाई डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी के कारण कंप्रेशन किस फेस पे आएगा, बीसी फेस पे आएगा, और डी ए फेस पर क्या होगा, टेंशन होगा। तो ये यहाँ पर टेंशन हो गया, इसका मतलब तो टेंशन हो गया, तो इसमें यही ये प्रतिबल हमारा माइनस में आ जाएगा। तो एफ वाई बटे जेड एक्स एक्स। यही चीज जब हम बी पॉइंट पर सोचते हैं तो एक्स अक्ष के कारण एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ये तो सब में कॉमन है, और एक्स अक्ष के कारण भी यहाँ संपीड़न है, और वाई अक्ष की इसेंट्रिसिटी के कारण भी यहाँ पर संपीड़न है यानी कंप्रेशन है। तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। और इसी तरह से सी पॉइंट पर हम देखेंगे तो ये एक्स अक्ष के कारण तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, और वाई अक्ष के कारण ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी दिशा में इसेंट्रिसिटी है। और डी पॉइंट पर यहाँ देखिए, ये इसेंट्रिसिटी इधर है, इसका मतलब इधर टेंशन है। ये इसेंट्रिसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस डायरेक्शन में टेंशन, तो यहाँ दोनों के कारण टेंशन हो गया। तो पी अपॉन ए माइनस एम एक्स बटे जेड वाई वाई माइनस एम वाई बटे, यानी हम इसके प्रत्येक बिंदु पर ये निकाल सकते हैं कि एक्चुअल दाब तीव्रता प्रेशर इंटेंसिटी क्या है। और फिर इनमें से मौखिक देख लीजिए कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर है और मिनिमम किस पॉइंट पर है। पी अपॉन ए में ये दोनों घटाए गए, इसका मतलब ये मिनिमम हो गई, ये मिनिमम का पॉइंट हो गया, इसमें दोनों जुड़ रहे हैं तो ये मैक्सिमम का हो गया। तो बी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी आएगी और डी पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर। तो इसे ये इसेंट्रिसिटी इन बोथ डायरेक्शन के क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रिटेनिंग वाल। अब इसके बाद रिटेनिंग वाल मेन उस टॉपिक पर आते हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ डैम ऑब्लिक रिटेनिंग वाल का जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने इसी रिटेनिंग वाल से रिलेटेड जो यहाँ पर फार्मूले में दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उन्हीं फार्मूलों को, इन फार्मूलों के डेरिवेशन वहाँ पर डिटेल में समझाए गए हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो न देखा हो पिछला, तो उसको इसको पढ़ने से पहले उसके डेरिवेशन का जो है वो वीडियो एक बार देख लें और उनके फार्मूलों का जो डेरिवेशन है उसको समझ लें। यहाँ पर हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, केवल कौन कौन से फार्मूले डिराइव किए गए थे उनका उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। रिटेनिंग वाल के बारे में बता दें, ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन क्रॉस सेक्शन की एक रिटेनिंग वाल होती है। इसका एक फेस वर्टिकल है, इसके टॉप लेवल तक अर्थ की फिलिंग है। यहाँ पर हमने अर्थ फिलिंग को शो किया है, और दूसरे सिरे पर ये स्लोपी है। तो इस पर जो है ये प्रेशर, टोटल प्रेशर यहाँ कार्य कर रहा है, इसका वेट अपना यहाँ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो P है इसका वैल्यू होती है WH², क्योंकि अर्थ फिलिंग कहाँ तक है, टॉप लेवल तक, दीवार की हाइट तक है, इसलिए कैपिटल H का प्रयोग होगा WH²/2। ब्रैकेट में एक कोफिशिएंट का गुणा होता है जिसकी वैल्यू है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi, जहां पर phi जो है सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज होता है। ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसकी वैल्यू सॉइल पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। तो उसके आधार पर हम इसका मान सॉल्व कर लेते हैं, और ये अर्थ फिलिंग के लिए टोटल प्रेशर का फार्मूला इस तरह से हो गया। बाकी यहाँ व्यंजक हमारा सेम होता है, केवल एक कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये अर्थ फिलिंग के लिए फार्मूला हो गया। यहीं पर अगर अर्थ फिलिंग की जगह पर केवल पानी भरा होता, अर्थ की जगह पर केवल पानी होता, तो फिर उस पानी के लिए इसमें फाई की वैल्यू जो है 0 होती है, और फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से इस कोफिशिएंट का मान 1 हो जाता है, यानी यहाँ इस कोफिशिएंट की वैल्यू 1, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है। और पानी हमेशा, एक बात ध्यान दें, किसी भी डैम में या रिटेनिंग वाल में टॉप लेवल तक नहीं भरा जाता है, कुछ फ्री बोर्ड छोड़ करके कुछ नीचे भरा जाता है, इसलिए इसकी हाइट अलग होती है दीवार की हाइट से। तो इसीलिए इसकी पानी की हाइट को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। तो पानी के लिए जब हम प्रेशर, टोटल प्रेशर ज्ञात करेंगे तो WH²/2 से ज्ञात करेंगे, इसमें स्मॉल h।
यूज करेंगे। अब इसके बाद इस प्रेशर की जो हाइट होती है वो बेस से कितनी ली जाती है। बेस से हाइट कैपिटल H/3 या स्मॉल h, अगर सॉइल है तो कैपिटल H/3 और ये वाटर है तो स्मॉल h/3 हाइट पर ये प्रेशर कार्य करता है। ये 1/3 ये डेरिवेशन में मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद दूसरा फार्मूला है कैपिटल W वेट ऑफ द वॉल पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल। तो वेट ऑफ द वॉल जो है ये फार्मूला है WA+BF/2 H इंटू रो जहां पर मशीनरी की डेंसिटी है। ये इसका x बार है जो W कार्य कर रहा है। इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A² + AB/B² + B² बटे 3A+B। तो इस तरह से ये x बार का फार्मूला है। और Z, P और W यानी इसी P को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो P ये हो गया, W ये इनका रिजल्टेंट R आ रहा है और ये R बेस को मान लीजिए E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो E पॉइंट की इस B पॉइंट से दूरी कितनी है, यानी कितनी दूरी पर ये रिजल्टेंट पास हो रहा है। इस दूरी को हम Z अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इसी Z के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, Z = P/W × H/3 + x बार। इसके बाद इसेंट्रिसिटी का मतलब ये हो गया कि जो रिजल्ट हमारे सॉइल की प्रतिक्रिया होगी वो इसी प्रतिक्रिया के बराबर R यानी रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगी R। इसके दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये फोर्स इस दीवार के मिडिल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, वो इज द मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक हमारा स्मॉल b/2 हुआ। ये हमने यहाँ से यहाँ तक Z मान लिया, तो Z में से ये b/2 घटा दो तो इसेंट्रिसिटी ज्ञात हो जाती है। तो E = Z - b/2 ये हमारा पांचवा फार्मूला है। इसके बाद तली पर रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए फार्मूला है W/B 1 ± 6E/B। इसमें मैक्सिमम F मैक्सिमम का मान हो जाए, प्लस वैल्यू रखेंगे तो F मैक्सिमम निकल आएगा और माइनस वैल्यू रखेंगे तो F मिनिमम निकल आएगा। तो ये F मैक्सिमम और F मिनिमम के मान हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे फार्मूले एक सीरियल में बसित नहीं है। ये फार्मूले अगर हमको कंठस्थ हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में हमने बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल अगेंस्ट ओवरटर्निंग। अगर दीवार को ओवरटर्निंग में सेफ रखना है तो इसेंट्रिसिटी E का मान b/2 से कम या बराबर होना चाहिए, यानी जो ये बेस चौड़ाई है इसका आधा उससे कम या बराबर होना चाहिए। और तली में तनन उत्पन्न न हो। अभी हमने पीछे फिगर में बताया था कि प्रतिबल हमारा बेंडिंग स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो एक सिरे पर तनन प्रतिबल भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन तनन प्रतिबल का उत्पन्न होना ये सुरक्षित नहीं होता। इसलिए रिकमेंडेड ये किया जाता है कि तनन प्रतिबल किसी भी अवस्था में दीवार में उत्पन्न न होने दिया जाए। इसके लिए दीवार की बेस चौड़ाई को बढ़ा करके बनाया जाता है। तो तनन प्रतिबल उत्पन्न न हो उसके लिए E की वैल्यू जो है b/6 से कम या बराबर होनी चाहिए। और दीवार स्लाइड न कर जाए, फिसल न जाए, इसके लिए जो P फोर्स है, टोटल प्रेशर है, ये इसका मान μW से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कम या बराबर होना चाहिए। और इसी तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेस का है F मैक्सिमम का मान, F मैक्सिमम जो यहाँ निकालते हैं, इसका मान कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए और इसी का मान बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से भी कम होना चाहिए, यानी ये दोनों से इसका मान कम होना चाहिए। ये हमारे ये भी डेरिवेशन कराए हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, मिडिल थर्ड रूल। ये वहाँ नहीं बताया था। मिडिल थर्ड रूल है क्या? अभी हमने जैसे बोला कि टेंशन के लिए कंडीशन क्या है, E का मान b/6 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम होना चाहिए, बराबर तक हो सकता है। तो जरा देखिए इस फिगर में ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ये E पॉइंट है। E पॉइंट मिडिल से कितना दूर तक जा सकता है, b/6 दूरी तक जा सकता है। मिडिल पॉइंट से इस दिशा में b/6 दूरी तक जा सकता है। ये रिजल्टेंट जरूरी नहीं कि ये इसी साइड हो, रिजल्टेंट हमारा वो बिंदु के मिडिल पॉइंट के इस तरफ भी रह सकता है। तो इधर भी इसेंट्रिसिटी हमारी b/6 ही अलाउड है, b/6 इधर और b/6 इधर, यानी इस भाग के अंदर ही रहना चाहिए
रिजल्टेंट फोर्स, तो इसमें तनन उत्पन्न नहीं होगा। तो जरा जोड़ लीजिए B/6 और B/6, ये कितना हो गया, B/3 हो गया। तो ये बीच का हिस्सा हुआ B/3, इधर कितना बचा, B/3 इधर बच जाएगा और B/3। तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि अगर दीवार के आधार यानी बेस जो है उसके 3 पार्ट कर दिए जाएं, 1/3 पहले, बीच का 1/3 और ये इसके दूसरे किनारे का 1/3, तो इन 3 पार्ट में से परिणामी हमेशा मिडिल 1/3 के अंदर ही रहना चाहिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिडिल थर्ड रूल। तो इसी को मिडिल थर्ड रूल कहते हैं कि आधार में तनन उत्पन्न न हो, उसके लिए परिणामी रिजल्टेंट फोर्स हमेशा मिडिल थर्ड पार्ट में ही स्थित होना चाहिए। तो ये मिडिल थर्ड रूल हो गया। रिटेनिंग वॉल। अब इसके बाद जो रिटेनिंग वॉल हम यहाँ ले रहे हैं वो हमारी स्लोपी ऑन बोथ साइड है। जरा देखिए बनावट इसकी। ये एक रिटेनिंग वॉल, ये भी हमारी ट्रेपेजोइडल शेप कहलाती है। इधर भी स्लोप है, इधर भी स्लोप है। जब दोनों डायरेक्शन में स्लोप है, इसमें अर्थ फिलिंग यहाँ पर है, तो इसकी एनालिसिस के लिए हम इसमें जो वेट ऑफ द वॉल कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा समझें। बेस हमारा BC है, B से एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए डॉटेड, ये हमारे E पॉइंट पर काट रही है। तो A, B और E पार्ट में जो सॉइल भरी हुई है, A, B और E पार्ट में क्या अर्थ फिलिंग है ना, तो ये सॉइल है, तो इस सॉइल का वेट भी इसी दीवार के ऊपर आएगा। यानी ये दीवार की तली पर, क्योंकि ये तिरछा है, इसके ऊपर ये भार लगा हुआ है, तो ये वेट हमारा इसी दीवार को बियर करना पड़ता है। तो हमें इस वेट की भी गणना करनी होगी। तो एक तो हम ये ट्रायंगुलर पार्ट, इसका एरिया निकालते हैं और 1 मीटर लंबी दीवार मान लेते हैं। तो एरिया गुणे 1 लंबाई का गुणा कर दिया तो वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम में अर्थ की डेंसिटी का, जैसे स्मॉल w मान लिया हमने, अर्थ की डेंसिटी का गुणा कर दिया, तो ये इसका वेट हो गया W1। तो ये हमारा W1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस दीवार को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देंगे, एक D से वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारी वॉल जो है मेन, जो कि मैसनरी की है, ये एक ट्रायंगुलर पार्ट इधर, बीच में रेक्टेंगुलर पार्ट और इस किनारे पर फिर से ट्रायंगुलर पार्ट, इन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट, इसका भी वॉल्यूम ठीक इसी तरीके से निकाला जाएगा। इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया गुणे 1 इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम में इसमें रो का गुणा कर देंगे, यानी रो इज द डेंसिटी ऑफ मैसनरी। ये दोनों डेंसिटी अलग अलग क्वेश्चन में दी गई होंगी। तो यहाँ पर मैसनरी की डेंसिटी का गुणा करके इसका वेट निकाल लेंगे, ये W2 हो जाएगा। इसका वेट कैसे निकालेंगे, ये वॉल्यूम, ये एरिया निकाल लेंगे। ये तो रेक्टेंगल है, सिंपली ये भुजा गुणे ये भुजा, तो इसका एरिया गुणे 1 ये वॉल्यूम हो गया और इसमें रो का गुणा कर दिया, तो ये वेट हो गया W3। ऐसे ही हमारा इसका वेट निकाल लेंगे, ये W4 हो जाएगा। ये हम चारों वेट की अलग अलग से गणना कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम W1 वेट की B पॉइंट से दूरी कितनी है, यानी यहाँ से दूरी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यानी ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी कितनी होती है, इस आधार का 1/3। ये ट्रायंगल का रूल है कि किसी त्रिभुजाकार आकृति का गुरुत्व केंद्र उसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो यानी ये इधर से 1/3 और इधर से 2/3, तो इस दूरी का 1/3 यानी EA/3। तो ये दूरी x1 यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। जब हमको W2 की दूरी x2 निकालनी होगी, तो ये इस दूरी का 2/3 हो जाएगा। ये दूरी जो है इसका 1/3 इधर है और 2/3 इधर से, तो ये 2/3 हो जाएगा। ऐसे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस पूरी जोड़ लो प्लस इस डिस्टेंस का हाफ कर लो, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। ऐसे ही इसकी डिस्टेंस जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस काउंट कर लो, इसके बाद इस डिस्टेंस का 1/3 कर दो। तो इस तरह से x1, x2, x3, x4 ये चारों के मान ज्ञात हो गए। बस इसके बाद हमको बेसिक फार्मूले एसएम में, मैकेनिक्स में कई जगह पढ़ चुके हैं। टोटल वेट बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये चारों को जोड़ दिए हमारा टोटल वेट निकल आता है। और इसके बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए कि ये इसका परिणामी बल कहाँ पर कार्य कर रहा है,
उसके लिए एक्स बार बराबर W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस W4x4 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इस तरह से ये एक्स बार का मान निकल जाता है और ये W का मान निकल जाता है। बाकी इसके आगे ये तो देखिए हमने W और एक्स बार ही केवल इस केस में भिन्न है, बाकी P का फार्मूला वही रहता है जैसा कि पहले है। ये h/3 पर ही कार्य करता है, Z का वही फार्मूला है, E का वही फार्मूला है, F मैक्सिमम का और F मिनिमम, सारे फार्मूले वही हैं। यानी जो पीछे आपने फार्मूले यूज किए हैं उन्हीं का सबका प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन की एनालिसिस आप आसानी से कर सकते हैं। एक अगला एग्जाम्पल दें। इसमें दीवार की बनावट थोड़ा सा भिन्न है। ये इस तरह की दीवार है, आप देख रहे होंगे। ये हमारा मैसनरी की चिनाई की गई है और इसकी अर्थ फिलिंग इस साइड में की गई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके हम इस तरह से पार्ट करते हैं। एक ये पार्ट कर दिया, एक ये पार्ट कर दिया, एक ये पार्ट हो गया। तो ये तो मैसनरी के पार्ट हो गए। मैसनरी के ऊपर इतनी हमारी अर्थ फिलिंग है और यहाँ इस पोर्शन के ऊपर अर्थ फिलिंग ये है। तो जरा देखिए, पहले हम इस पोर्शन इधर से गणना करेंगे। तो ये P हमारा इधर कार्य करेगा चूँकि अर्थ फिलिंग इस साइड में है और ये h/3 इसी तरफ आएगा। इसके बाद हम पहले ये W1 वेट कौन सा निकालेंगे। इतने पोर्शन की मशीनरी का वेट, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी से गुणा करें। ऐसे ही इतने पोर्शन की अर्थ का वेट, ये दोनों जोड़ देंगे वेट, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड कर रही है। इसकी क्रिया रेखा एक साथ गुजर रही है, इसलिए इसको कंबाइंड करते हुए हम वेट W1 रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वेट W1 में इस अर्थ का वेट और इतनी मशीनरी का वेट, ये दोनों शामिल है। ऐसे ही इस केस में इतनी फिलिंग का वेट और इतना मशीनरी का वेट, ये दोनों W2 वेट में शामिल है। यहाँ इसके ऊपर चूंकि अर्थ फिलिंग नहीं है तो केवल मशीनरी का वेट ये W3 में काउंट होगा। और इसके बाद यहाँ से हम ये x1, इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी x1 तो सिंपल रेक्टेंगल है, हाफ हाफ हो जाएगा। ये x1 ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा। ये x1, x2, x3 हो गए। इसके बाद इसमें बस केवल इसकी मैकेनिज्म समझनी थी। फार्मूला वही है जो आपने अभी ऊपर निकाला है कि कैपिटल W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 और x बार बराबर W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। केवल यही फार्मूला यूज होगा। बाकी फार्मूले हमारे जैसे पिछले क्वेश्चन में वही है, वही सब इसमें रहते हैं। तो इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, केवल थोड़ा सा बनावट एकदम से भिन्न है, इसलिए भ्रमित होने की संभावना है कि ये कैसे लगेगा। अब इसके बाद अगर मैसनरी डैम का क्वेश्चन आता है तो उसमें अंतर सिर्फ इतना आता है मैसनरी डैम के केस में कि इसमें वाटर लेवल की हाइट जो है दीवार की हाइट से कम रखी जाती है, इसको स्मॉल h। केवल P का जो फार्मूला लिखा जाएगा उसमें WH²/2 होगा और ये कितनी हाइट पर होगा, स्मॉल h/3 पर होगा। इसके बाद Z का जो फार्मूला है उसमें भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि Z बराबर P/W, ये तो यही हो जाएगा P/W इंटू h/3। उसमें भी h/3 आता है, तो यहाँ पर स्मॉल h ही लिखना है, क्योंकि इसमें P कितनी हाइट पर है, स्मॉल h/3 पर है, इसलिए ये h/3 यहाँ पर आएगा प्लस x बार। बाकी अन्य किसी भी फार्मूले में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर सॉल्व होंगे, केवल यही डिफरेंस आता है। इस बात को यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा रिटेनिंग वॉल का टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ।